गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत इस पीरियड में। जिन बच्चों ने शारीरिक शिक्षा विषय को चुना है उनका हम इस कक्षा में स्वागत करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। फर्स्ट रहेगा हमारा शारीरिक शिक्षा। सबसे पहले इस विषय को जानना बहुत जरूरी है कि शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो प्राचीन समय में पहले जो मनुष्य था वो गुफाओं और कंदराओं में रहता था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, उसने मकान बनाने आरंभ कर दिए। उसके पश्चात उसने बस्तियां बनानी आरंभ की। आज ये बस्तियां जो हैं वो बड़े बड़े शहरों के रूप में विकसित हो चुकी हैं, जहां एक खोली से लेकर बहुमंजिला इमारतों तक का समावेश हो गया है। इस समाज में एक इमारत, चाहे वो झोंपड़ी हो या बहुमंजिला इमारत हो, उसके हर भाग में सही सामंजस्य अर्थात तालमेल होना बहुत ही जरूरी है। अगर कहीं कमी रह जाती है तो वो इमारत गिर जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के जीवन का भी स्वभाव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मानव जीवन जो है वो काफी तनावपूर्ण समस्याओं से होकर गुजर रहा है, और इन तनावों या कठिनाइयों के बीच में सामंजस्य बिठाना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। या ये कहा जाए कि शारीरिक शिक्षा का एक वह भाग है जो मनुष्य को एक सही दिशा देती है। इसके जीवन को सफल बनाने में व उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में ये शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विभिन्न विचारकों ने शारीरिक शिक्षा के विषय में अनेक विचार दिए हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को बालक और मनुष्य के शरीर, दिमाग और आत्मा से में मिलने वाले सर्वोत्तम गुणों का बहुमुखी विकास कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर इसके बारे में कहते हैं, शिक्षा द्वारा मन को उस परम सच की खोज करने के योग्य बनाना है जो हमें अज्ञान के अंधेरे से मुक्त करवाता है। अन्य विचारक अरस्तु, इनका मानना है कि ये शिक्षा जो है वो जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण करती है, जो हमें सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाती है। अन्य विचारक प्लेटो, इन्होंने कहा है, शिक्षा से मेरा भाव उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में नैतिकता के लिए दिया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति का विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति को सही राह दिखाती है, शिक्षा व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है
तथा शिक्षा के द्वारा ही मानव स्वयं को पहचान पाता है। अब शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं, शारीरिक शिक्षा साधारण शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है, जो साधारणतः शारीरिक अंगों के विकास से संबंधित है। और ये तथ्य भी हमसे छिपा नहीं है कि जब तक बच्चे का शारीरिक विकास ना हो, उसका मानसिक विकास होना नामुमकिन है। कुछ विद्यार्थियों ने यह अनुभव किया है कि वह लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने शरीर के बारे में कोई ध्यान ही नहीं रहता। वो मनोरंजन के बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए ही शिक्षा संस्थाओं ने एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई है जिसके माध्यम से आप लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा को शामिल किया गया है कि वो आपका शारीरिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास कर सके। अब शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य जिसको बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है आपका शारीरिक विकास करना। आपका जितना भी संपूर्ण शरीर है उसको विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें आपका हृदय, दिमाग, फेफड़े, मांसपेशियां, ये सभी शरीर के अंग आते हैं। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन सभी अंगों को हृष्ट पुष्ट बनाना होता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाना होता है। और शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो विद्यार्थी है वो थकान से कोसों दूर रहता है तथा उसका शरीर जो है हमेशा तरोताजा रहता है। इसके लिए उसे सही व्यायाम की आवश्यकता होती है तथा खेलों के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक विकास जो होता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। उसके बाद इसी में नंबर 2 मानसिक विकास। उसकी सोच में क्या बदलाव या विकास आते हैं, इसमें भी हमारी शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिक विकास के कारण व्यक्ति मानसिक तनाव एवं दबाव से दूर रहता है। वह सही दिशा में सोचता है, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों एवं समस्याओं पर वह काबू पाने में सक्षम हो जाता है। आगे है नंबर 3 पे नाड़ी संस्थान में तालमेल। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक छात्र, विद्यार्थी अथवा खिलाड़ी अपने नाड़ी संस्थान के ऊपर नियंत्रण पाना सीख जाता है या उसको सुचारू रूप से चलाने योग्य बन जाता है। नाड़ी तंत्र में आपकी धमनियां, शिराएं जो खून को आगे पीछे ले जा रही हैं, गंदे खून को साफ कर रही हैं, जो साफ खून है उसको आपके फेफड़ों, हृदय और दूसरे अंगों में पहुंचा रही हैं। तो इन सब में वो तालमेल बिठाने का कार्य करती है शारीरिक शिक्षा, जिसमें वो अगर छात्र या विद्यार्थी व्यायाम या खेल के मैदान का प्रयोग कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों का सही तालमेल व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों मतलब
आपका शरीर और मन, तथा इसका अवसर हमें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से ही मिलता है। जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो दिमाग और शरीर दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इससे दोनों का व्यायाम होता है और आप लोग इनमें तालमेल बनाना सीख जाते हैं। नंबर 4 पे आ रहा है इसमें कार्य शक्ति का विकास। कार्य शक्ति का विकास, इसके अंतर्गत व्यक्ति में कार्य कुशलता, साहस, सहयोग, सहन शक्ति एवं आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। ये गुण व्यक्ति की कार्य शक्ति को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। इन गुणों का विकास शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आसानी से किया जा सकता है। तो ये सब व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत आ रहे हैं। नंबर 4 जो है, उसके बाद है शारीरिक शिक्षा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, या दूसरा इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय एकता का विकास। अब शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय एकता का विकास कैसे करते हैं? आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनमें सिख, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन आदि धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा विभिन्न भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। लोगों का रहन सहन अलग है, लोगों का पहनावा अलग है। इन सभी क्षेत्रों में भिन्नता के साथ साथ समानता भी है, परंतु संपूर्ण देश में एकता बनाए रखना थोड़ा कठिन कार्य अवश्य लगता है। खेलों के माध्यम से सद्भावना एवं सहयोग जैसे गुणों का विकास होता है। खिलाड़ी हर प्रकार के भेदभाव को भुलाकर खेलों में भाग लेता है। खेलों के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। इस तरह से एक प्रकार से मैत्री भाव, दोस्ती की भावना का विकास होता है, जिससे सद्भावना एवं एकता को प्रोत्साहन मिलता है तथा यही सद्भावना देश को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होती है। नंबर 3 पे आया आप लोगों का सामाजिक गुणों का विकास। अब शारीरिक शिक्षा जो है व्यक्ति के सामाजिक गुणों का विकास कैसे करती है? खिलाड़ी खेल के मैदान में अपनी टीम के हितों को सामने रखकर खेल के नियमों का भली भांति पालन करते हुए खेलने की कोशिश करता है। वह लगन से खेलते हुए अपनी टीम की सफलता के लिए अपनी सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करना सीखता है। खेल के समय खिलाड़ी मेल जोल, भाईचारे की भावना सीखता है, जो कि समाज के लिए एक हितकारी गुण साबित होता है। इसके साथ ही त्याग की भावना, सामूहिक जिम्मेदारी तथा अन्यों पर उपकार जैसे गुणों का विकास भी खिलाड़ी खेल के मैदान में ही सीखता है। खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के उपकार तथा लाभ के लिए काम करते हैं। शारीरिक शिक्षा मनुष्य में अच्छे गुणों को विकसित करके उसे उसकी अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं
उनका वो नाश करती है। अब है नंबर 4, इसको मिटा रहा हूं। नंबर 4 पे नेतृत्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का विकास कैसे सीखता है वो? नेतृत्व शब्द अत्यंत ही प्रभावशाली शब्द है। एक ऐसा गुण है जिसमें आम व्यक्ति भी एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। मतलब साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी एक विशेष व्यक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। जब एक व्यक्ति अपने सिवा, अपने समाज, अपने समुदाय तथा इससे भी ऊपर देश के हित के बारे में सोचना एवं काम करना आरंभ कर देता है तो वो एक नेता बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं होता, पर ऐसा व्यक्ति जिससे कई प्रकार के गुणों का समावेश हो वो ही नेता माना जाता है। इसके बारे में बेनार्ड बोलते हैं, नेतृत्व व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण को कहते हैं जिससे वह लोगों के कार्यों को संगठित रूप से मार्गदर्शन करता है। लापायरे के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा नेता स्वयं प्रभावित हुए बिना दूसरों को प्रभावित करता है। अब इसी में एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? नंबर 1 पे वो साहसी होना, ब्रेव पर्सन, साहसी, हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का में उसमें साहस होना चाहिए और विकट परिस्थितियों में वो अपने साहस का परिचय दे सके। शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही नागरिक, व्यक्ति या खिलाड़ी के इस गुण का विकास किया जाता है। नंबर 2 इसमें आता है निर्णय, डिसीजन लेने की उसकी क्वालिटी, वो निर्णय कैसे लेता है। और नेतृत्व के लिए ये गुण एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में माना गया है। यदि नेता सही समय पर सही निर्णय ले लेता है तो वो अपनी टीम को विजय के पथ की ओर अग्रसर करेगा। अगर उसके निर्णय लेने में देरी हो जाती है या गलत निर्णय ले लेता है तो जीती हुई बाजी भी उसका दल हार जाता है। आगे हैं नंबर 3, स्पष्ट दृष्टिकोण, अपने बात को दूसरों के समक्ष रखने का तरीका, ये ही स्पष्ट दृष्टिकोण में आता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में इस गुण को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अवसर प्राप्त होते हैं जिससे बच्चे अपनी बात दूसरों के सामने बिना हिचकिचाहट के रख सकते हैं और वो जानता है कि उसे क्या ठीक लगता है और क्या गलत है। तो ये स्पष्ट दृष्टिकोण है। नंबर 4 आ रहा है इसके आगे, आपसी संबंध, आपसी संबंध। एक नेता में इस गुण का भी होना बहुत जरूरी है। कोई भी दल जब उस सफलता की ओर तभी जा पाएगा जब उसकी टीम में तालमेल सही है, वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ उनके आपसी मतभेदों को मिटा सकता है या मतभेदों को जानते हुए उन मतभेदों को कम करने का वो प्रयास कर रहा है, जो उसके खिलाड़ियों की बुराइयां उनको दूर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि नेता वो ही बन सकता है जिसके अपने दल के साथ
अच्छे संबंध हैं। नंबर 5 पे आ रहा है इसमें अनुशासन। अनुशासन डिसिप्लिन, इसमें भी खिलाड़ी या व्यक्ति एक अच्छा नेता तभी बन पाएगा जब वो अनुशासन में रहेगा। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। यदि नेता खुद अनुशासित होगा तो उसके अधीन आने वाले भी अनुशासन में रहना अपने आप ही सीख जाएंगे। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो ऐसा विशेष ज्ञान बच्चे को प्रदान करता है जिससे हर समय हर बच्चे की अनुशासन में रहने की भावना जो है वो विकसित होती है। नंबर 6 पे आ रहा है संगठन। सेम आपसी तालमेल की तरह ही है। अब संगठन किस ढंग से एक नेता के लिए महत्वपूर्ण गुण बन रहे हैं। संगठन का गुण नेता के गुणों का मूल है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलें इस गुण को बढ़ावा देने में हर समय अवसर प्रदान करती हैं। खेलों में खिलाड़ियों को संगठित होकर एक टीम के रूप में तालमेल बनाकर कार्य करना पड़ता है जिससे वे सफलता को प्राप्त करते हैं। खेलों में खिलाड़ियों को संगठित होकर एक टीम के रूप में अपनी पाठशाला, जिला, राज्य या देश के लिए खेलना पड़ता है। यदि टीम संगठित नहीं होगी, उनमें तालमेल नहीं होगा तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 7 है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास या संस्कृति का विकास। संस्कृति को समझने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि संस्कृति में आता क्या है। तो इसमें हमारा रहन सहन, बोलचाल, पहनावा, ये सभी संस्कृति में शामिल किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा संस्कृति के विकास में अपना अत्यधिक योगदान देती है। विश्व के प्रत्येक देश की अपनी राजनीति, सामाजिक, धार्मिक विचारधाराएं हैं। शारीरिक शिक्षा के संबंध में बनाए गए जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हों या खेलों से संबंधित हों, विश्व के विभिन्न देशों के लोगों के मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में भूमिका निभाते हैं। खिलाड़ियों एवं कलाकारों की एक दूसरे देश की यात्राएं वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक या राजनीतिक वातावरण को समझने में सहायता करती हैं जब कोई खिलाड़ी किसी दूसरी जगह पर खेलने के लिए जाता है। खेल के तरीकों तक को वो वहाँ पे जाके सीखता है। जब खिलाड़ी दल अपने अपने देश वापस आते हैं तो वे अपने साथ सहयोगी एवं प्रतिद्वंदियों के विचारों को, उनके खेल के तरीकों को, सांस्कृतिक मूल्यों को भी अपने साथ लेके आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी खिलाड़ी किसी दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ की जो अच्छी बातें हैं उनको सीखकर वो उन बातों को अपने संस्कृति, अपने आस पड़ोस में उनको लागू करने की कोशिश करता है, जिससे उनकी संस्कृति का विकास होता है।
तो शारीरिक शिक्षा के बारे में आप जान गए कि शारीरिक शिक्षा क्या है, इसके लक्ष्य क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शरीर और दिमाग दोनों को साथ लेके चलेगी और दोनों का बराबर रूप से विकास करेगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।